हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नॉवेल वर्ल्ड में। ये एक न्यू स्टोरी है। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 1। उसका दिल अब नहीं धड़क रहा है। डॉक्टर, छोटी सफ़ेद पोशाक पहने एक महिला ने चिंतित होकर कहा। उसकी नब्ज जांचो, डॉक्टर चिल्लाया। उसकी नब्ज जांचने के बाद भी उन्होंने महसूस किया कि बिस्तर पर लेटी लड़की में कोई हलचल नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस समय क्या करे, क्योंकि बिस्तर पर लेटी लड़की कोई और नहीं बल्कि महान अमायरा आनंद थी, जिसे आइस क्वीन के नाम से जाना जाता था। एक ऐसी महिला जो हमेशा भावशून्य रहती थी, कभी मुस्कुराती नहीं दिखती थी और अब फूड पॉइजनिंग से मर गई। ये तो अलग बात है, किसकी हिम्मत हुई ऐसी हरकत करने की हुई। उसका परिवार अभी बाहर खड़ा है, उन्हें क्या और कैसे बताए। इतिहास में ये पहली बार था कि उन्हें पता नहीं था कि किसी मरीज की मृत्यु की घोषणा मरीज के परिवार को कैसे करनी है। जब वह कमरे से बाहर निकला तो उसका परिवार भी तुरंत उठकर डॉक्टर के पास चला गया। मेरी बहन को क्या हुआ? अमायरा की ही उम्र की एक लड़की ने बेचैनी से पूछा। मेरी बेटी कैसी है? उसके माता पिता ने पूछा। ठीक है, मुझे खेद है। मैंने कहा, मेरी बेटी के साथ क्या हुआ था? वह मर गई, उसने अंततः घोषणा की। ओह, यही एकमात्र ध्वनि थी जो उसने उस आदमी से सुनी जिसने अभी अभी अपनी बेटी को खोया है। कोई साधारण बेटी नहीं, बल्कि वह बेटी जिसे न्यूयॉर्क और उसके बाहर हर कोई जानता है। डॉक्टर देव ने सोचा, मैं उसके परिवार को उसकी मौत की खबर देने से डर रही थी, लेकिन अभी उनकी प्रतिक्रिया देखकर मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। मैं अभी उनके पारिवारिक ड्रामे को देखने के मूड में नहीं हूँ। ये वो प्रतिक्रिया नहीं थी जिसकी उसने अपेक्षा की थी। उसने सोचा कि वे दुखी होंगे, रोएंगे, और यह सब नहीं होगा। ओह, ये स्पष्ट है कि वे उससे मरना चाहते थे। उसने बस उन्हें वहां एक अन्य रोगी को देखने के लिए छोड़ दिया। इस बीच एक अन्य अस्पताल में 40 वर्ष की एक महिला घुटनों के बल बैठकर डॉक्टरों से अपनी बेटी का इलाज करने की विनती कर रही थी। कृपया डॉक्टर, मैं आपसे विनती करती हूँ, सर्जरी कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि इलाज पूरा होने के बाद बिल का भुगतान करूंगी। उसने आंसू बहाते हुए विनती की। डॉक्टर ने कहा, मैडम, इलाज शुरू करने से पहले आपको बिल चुकाने होंगे। प्लीज, मैं चुका दूंगी, प्लीज, महिला बोली। जब वे बातें कर ही रहे थे कि एक नर्स कमरे से बाहर आए और डॉक्टर के कान में कुछ फुसफुसाया। फिर डॉक्टर ने महिला की ओर मुड़कर कहा, मैडम, मुझे आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है कि आपकी बेटी मर चुकी है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी लिली ठीक है। हाँ, वह ठीक है। महिला रोई। वह खुद को भ्रमित करने की कोशिश करती रही, जबकि डॉक्टर उसे अन्य मरीजों को देखने के लिए वहीं छोड़ गए। वापस शहर के अस्पताल में डॉक्टर देव अपने कार्यालय में प्रवेश करने ही वाले थे कि उन्होंने नर्स बेला को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। क्या हुआ बेला? डॉक्टर देव ने पूछा। वह जीवित है, उसने भारी सांस लेते हुए घोषणा की। डॉक्टर ने पूछा, कौन जीवित है? अमायरा आनंद, बेला ने उत्तर दिया। नामुमकिन, वह चिल्लाया और उसके साथ कमरे की ओर दौड़ा। कमरे के अंदर अमायरा बिस्तर पर लेटी हुई अपना सिर पकड़े उन यादों को समझने की कोशिश कर रही थी जो उसके दिमाग में उमड़ रही थी। वह मानती है कि वह मर गई थी और उसका पुनर्जन्म हुआ है। क्या ऐसा भी कुछ होता है? और अजीब बात यह है कि इस शरीर को कुछ भी महसूस नहीं होता। आखिरकार ये कुछ यादें हैं जो वह याद करती है, लेकिन क्या ये संभव है कि कुछ भी महसूस न हो? दर्द भी नहीं, केवल समय ही बता सकता है। वह इस नए जीवन में प्रवेश करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। लिली, मुझे पता था कि मैं मर गई हूँ। आखिरकार मेरी माँ बिलों का भुगतान नहीं करेगी और मुझे खुशी है कि आखिरकार मैं दर्द से मुक्त हूँ, क्योंकि यह मेरे लिए असहनीय हो गया था। और मुझे खुशी है कि आखिरकार मौत आ गई है। मुझे लगता है कि मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़ रही है। मुझे पता है कि यह वास्तविक है। जब मैं पहले ही मर चुकी हूँ तो मुझे ऐसा क्यों महसूस होगा कि मैं चल रही थी? और कहाँ? थकी हुई, बहुत थक गई हूँ। एक अंधेरी और वीरान सुरंग से गुजरते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अनंत काल चल रहा हो। मैं रुकना चाहती थी, लेकिन किसी वजह से मैं दूर उस रोशनी के कण की ओर चलती रही। मेरा गला सूखा और रूखा महसूस हो रहा था। अत्यधिक प्यास से जलन हो रही थी। पानी, मुझे पानी की जरूरत है। शायद सुरंग के अंत तक पहुंचने पर मैं पानी पी सकूं। और इसलिए मैं चलती रही, चलती रही, चलती रही। पानी, पानी से मेरे सूखे गले को राहत मिलने के विचार ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितने दिनों तक चली, महीनों तक, वर्षों तक, शायद दशकों तक, शायद सदियों तक। मुझे नहीं पता था, मुझे तो बस पानी चाहिए था। आखिरकार रोशनी बढ़ी और चमकदार हो गई। वहां लगभग
फिर मैं शुद्ध सफेद रोशनी में नहा गई। अंत में सिटी हॉस्पिटल। मैंने आंखें खोली और एक हल्की धुंधली रोशनी ने मुझे लगभग अंधा कर दिया। कुछ पलों बाद मेरी आंखें खुली और तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अस्पताल में हूँ, और फिर मुझे लगा कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल रही है, लेकिन अब मैं कहाँ हूँ? ये जगह पहले वाली जगह से ज्यादा आलीशान लग रही है। तो क्या कमरा अचानक से किसी और कमरे में बदल गया? कोई साधारण कमरा नहीं, पर इतना बड़ा लग रहा है। मैं अपने विचारों को समेटने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक मेरे दिमाग में कुछ अजीब से ख्याल कौंध गए। ये यादें मेरी नहीं, बल्कि किसकी हैं? जब तक कि हर याद में एक लड़की का चेहरा नजर आने लगता है, तब तक मुझे एहसास ही नहीं होता कि क्या हुआ था। बस एक ही बात मैं समझ नहीं पा रही थी, वो था पुनर्जन्म। दरवाजे पर अचानक हुई जोरदार आवाज से मेरे विचार टूट गए। मैंने ऊपर देखा तो डॉक्टर मेरी ओर आ रहे थे। क्या आप ठीक हैं, मिस आनंद? उसने कांपती आवाज में पूछा। क्या वो मुझसे डरता है? वो क्यों डरता था? वैसे इस शरीर का पिछला मालिक एक डरावना प्राणी था जिसे दर्द होता है, लेकिन अब जब मैं यहाँ हूँ तो इसमें कुछ बदलाव जरूर होंगे। वर्तमान में वापस ठीक हूँ, मैंने भावशून्य स्वर में उससे कहा। मैं मुस्कुराना चाहती थी, पर लगता है ये शरीर कोई भावना ही व्यक्त नहीं कर रहा है। नर्स ने जब मुझे इंजेक्शन लगाया तो मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। यह अजीब है, कोई कैसे कुछ भी महसूस नहीं कर सकता, दर्द भी नहीं या क्रोध, न ही खुशी। वे कहाँ हैं? मैंने अंततः डॉक्टर से पूछा। कौन? वह बेवकूफ़ी क्यों कर रहा था? क्या उसे नहीं पता कि मैं अमायरा के परेशान करने वाले परिवार वालों के बारे में पूछ रही थी? तुम जानते हो कौन? मैंने उसे भावशून्य स्वर में उत्तर दिया। ओह, मुझे बहुत दुख है। हो सकता है कि मैंने उन्हें बता दिया हो कि आप मर चुके हैं। वे दुनिया को आपकी मौत की घोषणा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने घर गए थे, उसने घबराहट से जवाब दिया। इतनी जल्दी? मैं उन्हें तुरंत फ़ोन करके सूचित करूंगा कि परेशान मत हो, आप जा सकते हैं। मैंने उससे कहा कि वो चला जाए क्योंकि मुझे अभी अकेले रहना है। नर्स के साथ उसके जाते ही मैं लेट गई और इस शरीर के पिछले मालिक से मिली यादों को ताज़ा करने लगी। मैं हमेशा से सोचती थी कि पुनर्जन्म फिल्मों और किताबों में होता है, लेकिन मेरा पुनर्जन्म एक भावनाहीन प्राणी के शरीर में हुआ जो भावुक लोगों को मूर्ख और दयनीय समझती है। आनंद एम्पायर बिल्डिंग। जय आनंद। मुझे अपनी बेटी की मौत की खबर दुनिया को देनी है, हालांकि मुझे उस पर थोड़ी दया भी आती है। मुझे लगता है वो इसकी हकदार है। वो बिल्कुल अपनी परेशान करने वाली माँ जैसी है। जब वह जीवित थी तो वह मेरे लिए धन कमाने की मशीन रही होंगी, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदला कि वह मेरी दिवंगत पत्नी द्वारा लिखी गई मूर्खतापूर्ण वसीयत के कारण आनंद साम्राज्य पर कब्जा करने के मेरे सपने को रोकने वाली व्यक्ति थी। अब जब वह अंततः मर चुकी है, तो मुझे दुनिया को ये घोषणा करनी होगी और शांतिपूर्वक, अनुग्रहपूर्वक उस चीज़ को अपने हाथ में लेना होगा जिस पर मेरा अधिकार था। मुझे खेद है कि मैंने आप सबको इतने कम समय में यहाँ आमंत्रित किया। मैं इस समय बहुत दुखी हूँ। आप इतने दुखी क्यों हैं, सर? एक पत्रकार ने मुझे बीच में ही टोक दिया। वे मुझे अपनी बात पूरी भी नहीं करने देंगे, लेकिन मुझे सचमुच एक ऐसे पिता की तरह व्यवहार करना होगा जिसने अभी अभी अपनी पूरी दुनिया खो दी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक जरूर निकल जाएंगे और जिन शेयरों को मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ वे तेजी से गिरेंगे। लेकिन मुझे पता था कि क्या हो रहा है। मैं एक पिता हूँ जिसने अभी अभी अपनी बेटी को खोया है। मैंने नाटकीय ढंग से रुककर अपनी आंखों से आंसू बहने दिए। मैं जानता हूँ और नाटकीय होना सही भी है, लेकिन इस नाटकीयता की आवश्यकता थी। क्या? कौन? आपकी बेटियों में से कौन? श्री आनंद, कृपया हमारे प्रश्नों का उत्तर दे। एक ही समय में अलग अलग सवाल, बस वही जो मैं चाहता था, उनकी सहानुभूति। मेरी बेटी अमायरा आनंद मर चुकी है। मैं अंततः अधिक आंसू बहाते हुए घोषणा करता हूँ। एक महिला पत्रकार ने पूछा, क्या हुआ? उसकी कांपती आवाज में सदमा साफ झलक रहा था। क्या वह बीमार थी? क्या उसका एक्सीडेंट हो गया? कल की खबर के अनुसार वह एक व्यापारिक बैठक में थी। अचानक क्या हुआ? सभी पत्रकार मुझसे एक ही समय पर अलग अलग सवाल पूछ रहे थे। मुझे यकीन है कि इस समय इंटरनेट पर हंगामा मच गया होगा, क्योंकि अमायरा कोई साधारण महिला नहीं है। वो व्यापार जगत की रानी थी और अपने प्रतिद्वंदियों को कुचलने में कभी नहीं हिचकिचाती। और बहुत से लोग उनसे डरते भी हैं। यही वजह है कि वो इतनी निर्दयी हैं। मैं सोच भी नहीं सकता कि इस समय व्यापार जगत में क्या चल रहा होगा। मुझे यकीन है कि उन्हें यह विश्वसनीय लगा होगा कि आइस क्वीन उपनाम वाली वह लड़की जो 18 साल की उम्र में व्यापार जगत में आई थी और एक गिरती हुई कंपनी को न्यूयॉर्क शहर की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया, अचानक मर गई।
हम इस खबर को बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं लेंगे। जब तक मेरी पत्नी जैस्मिन मुझसे कार्यभार नहीं संभाल लेती, तब तक पत्रकार मुझसे सवाल पूछते रहेंगे। हमारी बेटी फूड प्लानिंग से मर गई। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ या किसने मेरी बच्ची को मारने की कोशिश की, उसने रोते हुए कहा। मुझे लगता है कि वह मुझसे बेहतर एक्टर है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो झूठ बोल रही थी या मनगढ़ंत बातें बना रही थी। मैं तो खुशकिस्मत हूँ, है ना? हानिया, मरते हुए भी वो हमें चैन से नहीं रहने देगी। आखिर वो क्या समझती है? उसने हमेशा मेरी सुर्खियां चुराई। अब वो मर चुकी है और मुझे अब भी उसके लिए रोना है। मैंने अपना मेकअप करने में बहुत समय लगाया। अब उसकी वजह से मैंने अपने खूबसूरत मेकअप को आंसुओं से बर्बाद होने दिया, लेकिन मुझे पता था कि मुझे पिताजी और माँ की तरह व्यवहार करते रहना होगा। अमायरा आनंद। मैं अस्पताल के बाथरूम में लगे आईने में अपने प्रतिबिंब को घूरती रही। मैं अपने नए रूप से आश्चर्यचकित थी। हालांकि पुनर्जन्म से पहले मैं सुंदर थी, लेकिन इतनी नहीं कि दर्पण में दिखने वाली लड़की निर्दोष और परिपूर्ण थी। डॉक्टर ने जो बताया उसके अनुसार अब तक मैं जान चुकी हूँ कि आनंद ने मुझे मृत घोषित कर दिया होगा। आनंद परिवार धोखेबाजों और ढोंगियों से भरा पड़ा है। वे अमायरा को इतने लंबे समय तक कैसे बेवकूफ बना पाए? खैर, एक भावनाहीन लड़की भी शायद इसे न समझे। अमायरा के पिता भी मेरे जैसे ही क्रूर थे। उनके शरीर में इंसानों के लिए जरा भी सहानुभूति नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकती कि बचपन में उस पर क्या गुजरी होगी। इस शरीर के पिछले मालिक से मिली यादों के अनुसार अमायरा की माँ अवनी ने जय से तब शादी की जब उनके पास कुछ भी नहीं था। आनंद एम्पायर को पहले अल्टी ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम से जाना जाता था। अवनी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए वह अपने पिता के एम्पायर की उत्तराधिकारी थी। उन्होंने कॉलेज से स्नातक होने के बाद अपने विभाग में प्रथम श्रेणी में टॉप किया और अल्टी एम्पायर को अगले स्तर तक ले जाने में कामयाब रही। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्हें जय से प्यार हो गया, जो लालच के चलते उनकी जिंदगी में आया था। उसने धन का स्वाद चखा और महसूस किया कि वह और अधिक चाहता है, इसलिए उसने अपनी पत्नी को मारने का फैसला किया और इस प्रक्रिया में उसने उसे जहर देना शुरू कर दिया और बाद में इसका असर तब हुआ जब वह गर्भवती हो गई और डॉक्टर ने बिस्तर पर आराम करने पर जोर दिया। इसलिए अवनी ने अपनी कंपनी को अपने जीवन के प्यार को सौंप दिया। अनजाने में उसे पता था कि वह भेड़िया की कपड़ों में एक भेड़ था। जहर ने बाद में उसकी जान ले ली, लेकिन अमायरा को इतना जख्म दे दिया कि उसकी भरपाई नहीं हो सकती। वह खोखली हो गई थी, एक आम इंसान की तरह कुछ भी महसूस नहीं कर पाती थी। वह भावनाहीन हो गई थी और दुनिया में कदम रखते ही उसने अपनी माँ को भी खो दिया था। मुझे लगता है कि उसने मुझसे कहीं ज्यादा कुछ सहा होगा। कम से कम मेरी माँ मेरे साथ थी और मैं बेचारी अमायरा की तरह भावनात्मक रूप से बेकार नहीं हूँ। मैं इस शरीर की पिछली मालकिन अमायरा के लिए सहानुभूति महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई। उसने बहुत कुछ सहा था, फिर भी उसने अपने लिए एक सफल करियर और जिंदगी बनाने में कामयाबी हासिल की थी। दूसरी ओर, मुझे जिंदगी में दूसरा मौका मिला था और मैं इसका पूरा फायदा उठाने के लिए दृढ़ था। जैसे जैसे मैं अपने अक्स को घूरता रहा, मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। मेरी आंखें मानो मुझे ही घूर रही थी, मानो मुझसे कुछ कहना चाह रही हों। और फिर मैंने उसे देखा। मेरी आंखों में गहरे भावों की एक हल्की सी झलक। यह उदासी, क्षति और लालसा की चिंगारी थी। मुझे अपनी रीढ़ में एक सिहरन सी महसूस हुई जब मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ महसूस कर रहा हूँ। यह एक छोटी सी चीज थी, एक छोटी सी चिंगारी, लेकिन ये कुछ तो थी और इसने मुझे उम्मीद दी। मैंने एक गहरी सांस ली और फैसला किया, मैं इस नए जीवन और इसके साथ आने वाली सभी भावनाओं को अपनाऊंगी। मैं महसूस करना, प्यार करना और जीना सीखूंगी। बाथरूम से बाहर निकलते हुए मुझे दृढ़ निश्चय हुआ, मैं इस दूसरे मौके का पूरा फायदा उठाऊंगा और अमायरा को गर्व महसूस कराऊंगा। कहते हैं समय सारे घाव भर देता है, समय इलाज करता है, समय बदलता है, लेकिन अमायरा और मैं दोनों समय में फंस गए हैं। मैंने अपनी माँ की खातिर सामान्य होने की कोशिश की, जबकि अमायरा को कुछ भी महसूस नहीं होता। वह सिर्फ एक खाली इंसान थी जिसे सामान्य जीवन जीने के अधिकार से वंचित किया गया था। वह जन्म से ही समय में अटकी हुई थी और मैं अपनी भावनाओं पर विचार किए बिना अपनी माँ को खुश करने में समय में अटका हुआ था। ये शरीर शायद कुछ भी महसूस न करे, लेकिन मेरी आत्मा उन सभी भावनाओं को महसूस करती है जो वर्षों से मुझमें जमा थी। और अब चूंकि यह शरीर मेरा है और मैं एक सामान्य जीवन जीने का दूसरा मौका चाहती हूँ, इसलिए मुझे इस शरीर को महसूस करने की जरूरत है। मैं इस शरीर को अपनी भावनाओं का एहसास कराने का तरीका ढूंढूंगा और इस बार खुश रहने की कोशिश करूंगा। अवनी का परिवार अमायरा को उससे दूर ले जाने की कोशिश करता है ताकि वह एक अनुकूल और अच्छे वातावरण में बड़ी हो सके,
जिससे उसका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो सके और शायद उसमें कुछ भावनाएं पैदा करने में मदद मिले। लेकिन अवनी की आखिरी इच्छा थी कि वह अपने पति को उसकी यादों से वंचित न करे, यह न जानते हुए कि जिस आदमी का वह अपनी मृत्युशैया पर बचाव कर रही थी, वही उसकी मौत की योजना बना रहा था। बेचारी औरत, ठीक है, वह मेरी माँ की तरह ही भोली भाली थी, हमेशा पूरे दिल से प्यार और भरोसा करती थी। उनकी मृत्यु के बाद जय बहुत खुश था कि आखिरकार वह बिना किसी रोक टोक के विलासिता और अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद ले सकेगा। उसने सोचा था कि वह उसकी कंपनी संभालेगा, लेकिन उसे सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब अवनी के परिवार ने उसका विरोध किया और उसे हर चीज पर अधिकार देने से मना कर दिया। अवनी ने मरने से पहले उसकी जानकारी के बिना एक वसीयत भी लिख दी थी। उसकी सारी संपत्ति उसके नवजात शिशु के नाम कर दी गई थी और वह उसके 18 साल के होने तक सिर्फ उसकी देखभाल करेगा। वह अमायरा को उसकी मां की मृत्यु के बाद मार डालना चाहता था, लेकिन उसके पास उसे जीवित रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसकी मृत्यु का शाब्दिक अर्थ था कि सब कुछ सीधे ट्रस्ट फंड में चला जाएगा। अमायरा के 5 महीने होने से पहले जय ने दोबारा शादी कर ली, लेकिन इस बार उसने उसी औरत से शादी की जिससे वह हमेशा प्यार करता था। अमायरा को बाद में पता चला कि जय ने ही उसकी माँ और नाना नानी की हत्या की थी, क्योंकि वे उसे उसके मकसद में बाधा डाल रहे थे। लेकिन इस तथ्य पर विचार करें कि वह कुछ भी महसूस नहीं करती है और मृतकों के साथ उसका कोई भावनात्मक लगाव नहीं है। वह सोचती थी कि लालच मनुष्य का स्वभाव है और सत्ता के लिए हत्या करना ही मनुष्य का काम है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बचपन में उसे इतना कुछ सहना पड़ा होगा। एक बच्चे के रूप में मुस्कुराने, खुश रहने और सामान्य जीवन जीने के अधिकार से वंचित होना एक सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन होगा। मेरा बचपन न तो उतना शानदार था, न ही बुरा। हालांकि हम अमीर नहीं थे, फिर भी मेरी माँ ने मेरा साथ दिया। हम दोनों अपनी अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं उसके लिए न्याय की तलाश करूंगी और इस शरीर को भावनात्मक महसूस कराने का तरीका ढूंढूंगी, क्योंकि अगर मुझे खुश रहना है तो मुझे एक सामान्य इंसान की तरह महसूस करने की जरूरत है। लेकिन पहले मुझे बैठकर ये देखना होगा कि जेम्स प्रबंधन के हाथों से आनंद साम्राज्य के शेयर किस तरह से गिरते हैं। मैंने अमायरा का फ़ोन व्यावहारिक रूप से अपना लिया और अमायरा की सहायक को अस्पताल बुलाया। नमस्ते, ये कौन है? वह मुझसे पूछ रही थी। मुझे ये सवाल बेतुका लग रहा है क्योंकि ये अमायरा का फ़ोन नंबर है और उसका पुराना फ़ोन नंबर भी। वो मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछ रही है? अमायरा, मैंने व्यंग्यात्मक लहजे में उसे उत्तर दिया। वह क्या चिल्लाए? मुझे लगता है कि उसने ये खबर सुन ली होगी कि मैं मर चुका हूँ, और इसीलिए ये काफ़ी आश्चर्यजनक है कि मैं जीवित हूँ और इतनी देर रात उसे फ़ोन कर रहा हूँ।